गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका पुस्तक से सेकंड चैप्टर करेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक। अब इस चैप्टर में क्या है कि ये चैप्टर लिखा है, यह पाठ है कमलेश्वर जी द्वारा रचित है और कमलेश्वर जी ने इसमें सरकारी तंत्र पर और हमारे भारतवासियों पर एक ये व्यंग्यात्मक रचना लिखी है, एक व्यंग्य किया है कि आज हम स्वतंत्र हैं फिर भी हम अंग्रेज़ों के किस तरह गुलाम हैं। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से इस बात को बताया है। आप लोग अपनी अपनी बुक खोलेंगे और मुझे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। देखें, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। इंग्लैंड से जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ भारत आना है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। अब ये शाही दौरा है, जब इंग्लैंड की रानी आ रही हैं तो इसको क्या बोला जाता है? शाही दौरा। शाही दौरे के लिए वो आ रही हैं तो उनके वहाँ के अखबारों में तो नेचुरली उनकी रानी है, वो तो छापेंगे कि वो भारत जा रही हैं और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। तो उन्होंने छापा क्या चीज़ें कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। अब तूफ़ानी दौरा किसको कहते हैं? जब भी अपने यहाँ भी कोई बड़ा व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर कोई कहीं जाता है तो पहले एक दौरा किया जाता है कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं। उसी तरह से वो भी तूफ़ानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। वहाँ के जो पत्रकार थे वो इस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये लिख रहे थे अपने अखबारों में, जबकि ये पत्रकारिता एक अच्छे स्तर पर नहीं थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। इसका क्या मीनिंग है कि जो इंग्लैंड का अखबार, जो इंग्लैंड के पत्रकार अपने न्यूज़पेपर्स में जो छापते थे, वो हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स में दूसरे ही दिन छपा होता था, जबकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। इस बात की जहाँ तक हम सोचते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। देख रहे हैं आपके कितने हल्के स्तर की पत्रकारिता है। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। क्या मीनिंग है इसका? ये क्वेश्चन है पीछे कि व्हाट इज मीन बाय दिस, कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, कि शोर तो वहाँ मच रहा था कि रानी एलिजाबेथ ने भारत जाना है, भारत जाना है। गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी कि वो सारी खबरें जो हैं वो हिंदुस्तान में पहुँच रही थी, सारी बातें हिंदुस्तान वाले वहाँ से ले रहे थे और बड़े खुश नज़र आ रहे थे। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी भारतवासी लोग हैं, ये अतिथि देवो भव वाली
पंक्ति को सिद्ध करते हुए हमेशा जो कोई भी आ जाए उसका सम्मान इतना ज़्यादा करते हैं कि उस पर बिखर पड़ते हैं। वही बात उन्होंने अब करी कि उनको लगा कि नई रानी आने वाली हैं तो सब कुछ नया होना चाहिए, और इसी बात के लिए नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सारी नई दिल्ली जो है वो चेंज करने लगे। और करिश्मा तो यह था कि किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को देखा नहीं, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। क्या मीनिंग है इसका? सड़कें जवान हो गई, सड़कों को दोबारा बना दिया गया, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, सब कुछ साफ सफाई कर दी गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया कि जिस तरह से एक स्त्री श्रृंगार करती है, सुंदर स्त्री, उसी तरह से जो वहाँ की इमारतें थी, जो बिल्डिंग्स थी, उनको सजा दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। व्हाट इज़ मीन बाय दिस? कि नई इतनी तो भारतवासियों में हिम्मत थी कि सब कुछ कर देते, और सब कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन एक जॉर्ज पंचम जो एक विदेशी शासक थे, उनकी जो मूर्ति बनी हुई थी, जो लाट बनी हुई थी, उस पर नाक नहीं थी। वो नाक जो है लगाने के लिए उन्होंने इतने प्रयत्न किए कि उनको एंड में आके एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगानी पड़ी, जो भारतवासियों के लिए एक शर्मनाक बात थी। देखिए वो नाक लगाने के लिए क्या क्या प्रयत्न उन्होंने किए। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त बड़ा शोर मचा था, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विपक्ष में, कुछ ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब मसला नाक का था कि नाक को लगाना एक मुश्किल बात तो थी, लेकिन जब मीटिंग्स हुई, आंदोलन हुए, तो उसमें ये बात डिस्कस की गई कि इसको लगाया जाए या इसको छोड़ दिया जाए, तो क्या करना चाहिए। और कुछ लोग चुप थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, ऐसी लाटें खड़ी थी, ऐसी मूर्तियां लगी हुई थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। अजायब घर, म्यूजियम्स में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध तक होता रहा कि जो शाही लाट है वो लगी रहेगी, वो ऐसी होगी, उसके लिए युद्ध तक भी होते थे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई, यानी कि किसी ने लाट की नाक काट दी। अब देखो, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय भारतीयों में बड़ा रोष था, बड़ा क्रोध था उनके प्रति कि वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन ये जो विदेशी शासक है, जिनको उनके प्रति रोष है, उसकी नाक किसी ने काट दी, उड़ा दी, तोड़ दी, कुछ भी हुआ, वहाँ नाक नहीं थी। उच्च स्तर पर रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उनका मानना था कि यदि हम ये नाक नहीं लगा पाएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट की क्या बात थी, उठा के उस मूर्ति को और अजायब घर में डाल देना था, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी चलानी शुरू कर दी।
मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल किया गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दे दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, यानी कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, हुक्काम ऑफिसर्स के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे, कुछ परेशान थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए और तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। बट ऑब्वियस है कि जो बनाएगा नाक को वो ये बात तो पूछेगा। सब हुक्कामों ने, सब ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग, प्राचीन विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, उन फाइलों को ढूंढा गया, उन फाइलों में देखा गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। ये भी क्वेश्चन है पीछे के, आशय स्पष्ट कीजिए, व्हाट इज मीन बाय दिस कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इसका मीनिंग है कि फाइलों की हालत ऐसी है कि उसमें कुछ भी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। जहां सरकारी तंत्र पर कमलेश्वर जी ने व्यंग्य किया है, ये क्वेश्चन है पीछे, कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सरकारी तंत्र था, जो हमारे ऑफिसेस थे, उसमें जब भी कोई काम दिया जाता तो वो एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता था, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब फाइलों में जब देखा गया तो उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी ज्ञान वहाँ से नहीं प्राप्त हो पाया। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए, ऑफिसर्स के तो उदासी आ गई। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। जैसा कि आपको पता है, कोई भी बात हो फटाफट से पत्रकार जो हैं वो उसको हाईलाइट कर देते हैं। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार ने क्या कहा, सारी जगह जाए, सब पहाड़ों पर इधर उधर सब जगह जाके उसने खोज की, उसको उस किस्म का पत्थर नहीं मिला और आकर कहने लगा कि यह तो पत्थर विदेशी है। सभापति ने जोश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। देखिए अब कितने शर्म की बात है।
कि जितने भी हमारे जो नेता हैं, जो महापुरुष थे, उनकी मूर्तियों की बात कर रहा है मूर्तिकार, कि उनकी वहां से नाक उतार कर इस मूर्ति पर बिठा दी जाए। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की परेशानी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। उसने भी इजाजत दे दी सभापति ने कि ये काम कर तो लेना, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस्ती, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों को नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। व्हाट इज मीन बाय दिस, कि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली कि जितने भी हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को कलाकार टटोल कर आया, उन सब की इज्जत, उन सब का मान सम्मान जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से कहीं बड़ा था। सुनकर सब हताश हो गए, हैरान हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। देखिए कि सारे महापुरुषों की नाकें दिखाया और क्या बचा, कि जो हमारे बच्चे भी शहीद हुए हैं, कि तो उसकी जॉर्ज पंचम की नाक इतनी छोटी है कि उनकी हमारे शहीद बच्चों से तुलना की जा रही है। लेकिन जब वो नापने बैठा तो हमारे शहीद बच्चों का सम्मान भी कहीं उनके सम्मान से ज़्यादा निकला। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। देखिए, ये सोच रहे हैं कि नाक कटाने वाली बात हुई। नाक कटाने वाली बात नहीं है। दूसरे व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि हमने इनके साथ क्या किया और ये हमारे साथ क्या करें। और जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लगाने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए भारतीय इतने परेशान हुए, और ना उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत थी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में और कौन था, और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्या पेश की, कि चूंकि लाख लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। स्टूपिड कलाकार ने एक और अपना स्टूपिड उदाहरण और एक आइडिया उनको दे दिया, कि बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त
दे दी गई। देखिए, अब ऑफिसर्स ने जो काम करने की सोची है, उसको कहाँ तक ले जाने के लिए उन्होंने अपने विचार बदल दिए, जबकि एक सीधी सी बात थी कि उस मूर्ति को वहाँ से उठाया जाता और उसे म्यूजियम में डाल दिया जाता। रानी एलिजाबेथ को क्या पता था कि यहाँ पर कोई मूर्ति लगी हुई थी? कोई सोचने की बात थी। अब आप ऑफिसर्स की बात देखिए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, यानी कि उसका गंद निकाला गया और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए, इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, यानी कि कोई इनॉग्रेशन नहीं किया था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। क्यों? क्योंकि सब लोग इस बात से दुखी थे, परेशान थे कि यह क्या किया। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, एक मूर्ति के लिए, एक लाट के लिए। फिर भी नाक तो एक ही चाहिए थी, लेकिन इतना ड्रामा किस लिए किया गया था? एक जिंदा भारतीय की नाक क्यों काट के लगा दी गई? जिन अंग्रेजों ने हमें सारी उम्र गुलाम बनाकर रखा, उन अंग्रेजों के लिए हमने किसी एक सम्मानित व्यक्ति की नाक काटकर एक असम्मानित व्यक्ति की मूर्ति पर क्यों लगा दी? इसलिए सारे अखबार चुप